हेलो फ्रेंड्स। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत जो है, क्योंकि सब किसी को पता है कि आज़ादी के बाद से ही पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद की भावना चल रही थी। उसी समय से इसको अलग करने की, एक अलग कंट्री बनाने की मांग चल रही थी। दक्षिण भारत में भी वहीं चल रहा था, पूर्वोत्तर भारत में भी वहीं चल रहा था, पश्चिमोत्तर भारत में भी वहीं चल रहा था। तो पूर्वोत्तर भारत में वर्तमान में 2 सप्ताह पहले मणिपुर में भी एक हिंसा हुई थी। और अभी नागालैंड का एक मोन जिला है, वहाँ पे 4 दिसंबर 2021 को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के तहत जो सशस्त्र बल के जो कर्मचारी या फिर अधिकारी हैं उनको विशेष अधिकार मिलते हैं, उसके तहत उन्होंने गलती से 6 बेकसूर कोयला मजदूरों पर फायरिंग कर दी और उसमें 6 कोयला मजदूरों की जान चली गई है। इस कारण से यह जो एक्ट है पूरी तरह से चर्चा में है और नागालैंड के मोन जिला में या फिर मोन क्षेत्र में यह जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलगाववाद और हिंसा एकदम पूर्ण रूप से अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है। ऐसे ही नवंबर 2000 में असम राइफल्स ने 10 बेकसूर लोगों को गलती से मौत के घाट उतार दिया था। और इस घटना के विरोध में मणिपुर की एक महिला है जिसे मणिपुर की लौह महिला के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है इरोम शर्मिला। तो इरोम शर्मिला ने 16 साल तक एक लंबा हड़ताल किया था। यह दुनिया का सबसे लंबे हड़ताल के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ये हड़ताल इसलिए किया था कि आर्म्ड फोर्सेस जो स्पेशल पावर एक्ट है इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उनके इस हड़ताल का कोई भी कठोर परिणाम नहीं निकला और 26 जुलाई 2016 को उन्होंने यह स्वयं ही वापस ले लिया। ऐसे ही 2004 में इस कानून के विरोध में मणिपुर की महिलाओं ने सड़क पर बिना कपड़ों के प्रदर्शन किया था। चूँकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर जो कर्मचारी थे उन पे एक युवती की बलात्कार का आरोप लगा था और इसके विरोध में मणिपुर की महिलाओं ने सड़क पर बिना कपड़ों के प्रदर्शन किया था और यह जो घटना थी यह पूरे दुनिया में प्रचलित हो चुकी थी। अगर नागालैंड की बात करें तो आज़ादी के साथ ही यहाँ पर अलगाववाद की बात चलने लगी थी और वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए 3 बार समझौते हुए थे, 1949, 1960 और 1975। लेकिन इन समझौतों से कुछ कठोर परिणाम नहीं निकला या फिर ठोस परिणाम नहीं निकला और 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का एक गठन हुआ और ये एक उग्रवादी संगठन इसे कहा जा सकता है। और पिछले 4 दशकों में इसने पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद का पर्याय अपने ऊपर ले लिया और काफ़ी ज़्यादा उग्रवाद फैलाता है ये वहाँ पे। 1997 में NSCN यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने युद्ध विराम करने का निर्णय लिया और समझौता किया गया, लेकिन फिर भी कुछ इसका परिणाम नहीं निकला। नागालैंड के इतिहास की बात करें तो 1963 में यह एक नया राज्य बना था, 1964 में पहली बार यहाँ पे चुनाव हुए, 2015 में मोदी ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन वर्तमान घटना जो हुई है मोन जिला में जिसमें नागरिकों की हत्या कर दी गई है, उसके बाद अफसफा को फिर से निरस्त करने की मांग अपने जोरों शोरों पर पहुंच चुकी है। अगर पूर्वोत्तर भारत के एक और राज्य की बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर भी जो है यह उग्रवाद के लिए सुर्खियां बटोरते रहता है। बीते महीने असम राइफल्स के जो कर्नल थे विप्लव त्रिपाठी, उनका सब परिवार हत्या कर दिया गया। 1947 में मणिपुर के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। चूँकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया था तो उस समय अंग्रेजों ने यह प्रावधान किया था कि कोई जितनी भी देसी रियासत या फिर राज्य रजवाड़े हैं वो चाहे तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या फिर वो स्वतंत्र रहें। तो मणिपुर के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, किंतु 2 साल बाद ही 1949 में भारत में आके मिल गए। कुछ लोगों का कहना है कि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया था, क्योंकि देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। तो उनको सारा जिम्मेदारी 552, कहीं कहीं 567 भी लिखा रहता है, तो जो ये रियासतें थी उनको मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। तो उसी के तहत 1949 में यह भारत में आके मिल गया। 1963 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और 1972 में इसको पूर्ण राज्य बनाया गया और 1964 से ही यहाँ पे उग्रवादी घटनाएं अपने जोरों शोरों पे हैं। असम की बात करें तो असम में उल्फा कमेटी है और बरुआ गुट है, ये वहाँ पे सक्रिय हैं। ये सारे उग्रवादी संगठन हैं। अरुणाचल प्रदेश के देखें तो अरुणाचल प्रदेश में कोई विशेष संगठन तो नहीं है जो इस पे पूर्ण रूप से कार्य करता है, लेकिन जो बाकी उपद्रवी संगठन है वो अरुणाचल प्रदेश को प्रभावित करना अपनी इस रणनीति का हिस्सा मानते हैं। चूँकि अरुणाचल प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ भी और चीन के साथ भी, तो यहाँ से घुसपैठ यहाँ पे आम बात है। त्रिपुरा में देखें तो वहाँ पे ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स है
और अभी वर्तमान में तेल और गैस कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकतर कर्मचारियों का अपहरण वहाँ के उपद्रवियों द्वारा किया जा रहा है। मेघालय को पहले सबसे शांत प्रदेश कहा जाता था, किंतु पिछले साल पंजाबी और जो खासी जनजाति हैं इनके विरुद्ध, इनके बीच में काफ़ी अधिक हिंसा हुई थी। मिजोरम की चर्चा करें तो अभी वर्तमान में सबसे शांत मिजोरम को ही माना जाता है। यहाँ पर पिछले 35 साल से शांति है। लेकिन बीते कुछ महीनों में असम के साथ सीमा विवाद इसका चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे काफ़ी हिंसा हो रही है। तो देखा जाए तो अधिकतर जो राज्य हैं वो सभी हिंसा से ही प्रभावित हो रहे हैं, हिंसा से, उग्रवाद से, इन सभी चीज़ों से वो पीड़ित हो रहे हैं। इसमें देखा जाए तो सिक्किम जो है अभी वर्तमान में विकास और सुरक्षा की दृष्टि से बेमिसाल रूप में अभी कायम है। आखिरकार ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है क्या? चूँकि 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड के मोन जिला में सुरक्षा बलों ने अपना जाल फैलाया था। उसी क्रम में वहाँ पर कोयला मजदूरों की एक ट्रक भरी गाड़ी गई और उन्होंने उस गाड़ी को रोकने के लिए बोला, किंतु उन्होंने गाड़ी को रोका नहीं। अब वो दबाव में आके रुके या फिर नहीं रुके या फिर क्या प्रॉब्लम थी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ। इस पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई गई है जो कि इसका जांच कर रही है। जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक सशस्त्र बलों के खिलाफ और इस पूरी घटना के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और इसकी जांच चल रही है और 1 महीने में ही इसका परिणाम आ जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो आखिरकार ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है क्या? तो 11 सितंबर 1958 को पूर्वोत्तर भारत में सेना की कार्रवाई में मदद करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसके तहत से जो सशस्त्र बल हैं उनको विशेष अधिकार मिल जाते हैं। 1989 में जब जम्मू कश्मीर में हिंसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तब उसके बाद 1 साल बाद ही 1990 में जम्मू और कश्मीर में भी अफसफा को लागू कर दिया गया। अब अफसफा कब लागू किया जाता है? किसी भी राज्य क्षेत्र में यह इसलिए लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दे, डिस्टर्ब्ड एरिया उसे डिक्लेयर कर दिया जाए। तब उसके बाद यहाँ पे जब यह डिक्लेयर हो जाता है डिस्टर्ब्ड एरिया, तब वहाँ पे सेना या सशस्त्र बल को भेजा जाता है। उसके बाद किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सैनिकों को मिल जाता है। आखिरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र कब घोषित किया जाता है? जब उस क्षेत्र में नस्लीय, भाषीय, धार्मिक, क्षेत्रीय समूहों या फिर क्षेत्रीय जातियों की विभिन्नता के आधार पर समुदायों में मतभेद अधिक बढ़ जाए, तब उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है या केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार करती है। जब अफसफा लागू हो जाता है तब सेना को निम्न अधिकार मिल जाते हैं। बिना वारंट के किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। बिना वारंट के घर की तलाशी ली जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अशांति फैलाता है तो मृत्यु तक बल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उसको तब तक हम लोग मारते रहते हैं, मतलब सैनिक मार सकते हैं जब तक वो मर ना जाए। यदि किसी भी व्यक्ति पर शक हो और वो जो विद्रोही है वो किसी घर में, किसी बिल्डिंग में, किसी भवन में छुपा हुआ है, तब सैनिकों के पास इतना अधिकार है कि वो उस घर को ब्लास्ट भी कर सकते हैं। और यदि सशस्त्र बलों द्वारा गलत कार्रवाई कर दी जाती है तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और आखिरकार इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जाता है? तो चूंकि इस एक्ट के दुरुपयोग का आरोप सैनिकों पर काफ़ी ज़्यादा लगता है, फर्जी एनकाउंटर, यौन उत्पीड़न, इन सब चीज़ों का आरोप इनका लगता है। और इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से भी की जाती है, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था, यह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। क्योंकि उस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ अपनी चरम सीमा पर पहुँच रही थी, तब अंग्रेज ने इस रॉलेट एक्ट को लाया था। इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून भी कहा था, इसको अंधा कानून भी कहा था रॉलेट एक्ट को। तो वर्तमान में रॉलेट एक्ट की तुलना अफसफा एक्ट से की जा रही है। तो वर्तमान में यही चल रहा है कि अफसफा को समाप्त कर दिया जाए और इसके लिए पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी जोर शोर से आंदोलन चल रहे हैं। और यहाँ पे धीरे एक सैनिक की भी मृत्यु हो चुकी है और लगभग 14 से 15 आम नागरिक भी मारे जा चुके हैं। अभी असम राइफल्स के जो टेंट हाउस है, जो फिर जहाँ पे उनका रहने वाला स्थान था, उसको नागरिकों के द्वारा आग लगाने की कोशिश की गई है। एक भवन में भी नागरिकों के द्वारा आग लगाने की कोशिश कर दी गई है। तो पूरे देश में जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है वो शांति स्थापित करने का प्रयास कर रही है। और आने वाले 1 महीनों में गृह मंत्री के द्वारा, जो अमित शाह हैं, उनके द्वारा ये बोला गया कि आगामी 1 महीनों में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अपना परिणाम दे देगी कि क्या माहौल हुआ था, किसकी गलती थी या फिर किसकी गलती नहीं थी। थैंक यू।